कैसे हैं दोस्तों? हिस्ट्री मिस्ट्री हिंदी फैक्ट्स चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बिहार के सीवान जिले की है। बिहार का ये वही सीवान जिला है जिसने देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति दिया, और इसी जिले ने एक ऐसे बाहुबली को भी जन्म दिया जो 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहा। बात बिहार के उस बाहुबली की है जिसका नाम सुनते ही आज भी लोग खौफ में आ जाते हैं। उनके नाम का डर लोगों के अंदर आने वाले कई सालों तक कायम रहेगा। हम बात कर रहे हैं सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की। उसकी अपराध की दुनिया से राजनीति में आने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मोहम्मद शहाबुद्दीन के जीवन और उसके आपराधिक साम्राज्य के बारे में ही है। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम था जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो शहाबुद्दीन के बारे में ना जानता हो। उसे सीवान में कई नामों से जाना जाता था। कोई उसे सीवान का सुल्तान कहता था, तो कोई साहिब कहता था, तो कोई उसे बाबू AK-47 कहता था, और कहीं तो उसे रॉबिन हुड भी बोलते थे, जो अमीरों से पैसे लेकर गरीबों में बांट देता था। एक ऐसा समय था जब सीवान जिले में शहाबुद्दीन का आतंक बोलता था। लोग शहाबुद्दीन का नाम सुनकर कांप जाते थे। शहाबुद्दीन ने सीवान में एक ऐसा आतंक फैलाया था कि लोग रात के 8 बजे के बाद अपने घरों से नहीं निकलते थे। डॉक्टर शहाबुद्दीन के डर से मात्र 50 रुपए फीस लेते थे। बताते हैं कि शहाबुद्दीन का एक ऐसा समय था कि सीवान के हर दुकान वाले को दुकान में शहाबुद्दीन की फोटो रखनी पड़ती थी, और डर के मारे लोग रखते भी थे, और दुकान खोलने के बाद लोग उसकी फोटो को अगरबत्ती भी दिखाते थे। माहौल ऐसा था कि कोई भी विरोधी पार्टी चुनाव में अपने बैनर पोस्टर के झंडे नहीं लगा सकती थी, अपना चुनाव प्रचार नहीं कर सकती थी। अगर कोई भी ये गुस्ताखी कर देता तो शायद उसका हाल बुरा हो जाता था। हालत ये थे कि सीवान में शहाबुद्दीन ही सरकार था और खुद ही कानून भी था। शहाबुद्दीन जनता दरबार लगाता था, जहां शहाबुद्दीन के एक इशारे पर ही लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याएं हल हो जाती थी, चाहे वो जमीन से जुड़ी हो या फिर शादी ब्याह से। कहते हैं कि शहाबुद्दीन के इसी जनता दरबार में एक बार एक पुलिसकर्मी भी अपने प्रमोशन की अर्जी लेकर पहुंचा। तब शहाबुद्दीन ने बड़े पुलिस अधिकारियों को फोन करके उस पुलिसकर्मी का प्रमोशन करा दिया। दोस्तों, सीवान में तानाशाही सरकार चलाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सीवान जिले के प्रतापपुर गांव के एक रईस परिवार में हुआ था। 1980 में DAV कॉलेज से राजनीति में कदम रखने वाले शहाबुद्दीन ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के खिलाफ खूनी लड़ाई लड़कर अपने क्षेत्र में अपनी पहचान दर्ज करवाई थी। राजनीति शास्त्र से MA और PhD करने वाले शहाबुद्दीन ने हिना साहब से शादी की और एक बेटे और 2 बेटियों के पिता बने। शहाबुद्दीन के अपराध जगत और राजनीति में कदम रखने की कहानी DAV कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही शुरू हो गई थी। साल 1986 में करीब 18 साल की उम्र में शहाबुद्दीन के खिलाफ हुसैनगंज थाने में पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। शहाबुद्दीन पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट का मामला था। इसके बाद तो शहाबुद्दीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन चर्चित होता गया, और वो इतना चर्चित हो गया कि हुसैनगंज थाने में ही शहाबुद्दीन को हिस्ट्री शीटर टाइप A अपराधी घोषित कर दिया गया। टाइप A अपराधियों में सुधार होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो इस तरह बहुत कम उम्र में ही शहाबुद्दीन अपराध जगत का एक जाना माना नाम बन गया था। मात्र 23 साल की उम्र में शहाबुद्दीन के पहली बार विधायक बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। बताते हैं कि साल 1985 में जब त्रिभुवन नारायण सिंह कांग्रेस पार्टी से जरदोई के विधायक चुने गए थे, तब उस समय शहाबुद्दीन एक आपराधिक मामले की पैरवी करवाने के लिए उनके पास पहुंचा। जब त्रिभुवन नारायण सिंह ने शहाबुद्दीन को साफ साफ कह दिया कि मैं बदमाशों और अपराधियों की पैरवी नहीं करता, इसके बाद शहाबुद्दीन को एक आपराधिक मामले में जेल जाना पड़ गया। शहाबुद्दीन के दिल में त्रिभुवन नारायण सिंह की बात घर कर गई। इसी घटना के बाद शहाबुद्दीन को विधायक बनने का जुनून सवार हो गया। साल 1990 के विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जरदोई से विधायकी के लिए खड़े हो गए। इस चुनाव के वक्त वो जेल में थे। शहाबुद्दीन ने उस चुनाव में हर तरह के पैंतरे आजमाए।
बताया जाता है कि 5,000 से अधिक फर्जी वोटिंग हुई और आखिरकार जेल में रहते हुए ही वो चुनाव जीत गए। इस जीत के साथ सीवान जिले में या कहें कि बिहार में एक नया दौर शुरू हो गया, डर का, गुंडई का, अपहरण और हत्याओं का, माफिया डॉन शहाबुद्दीन का। सोने पर सुहागा तो तब हो गया जब शहाबुद्दीन को साथ मिला लालू प्रसाद यादव का। फिर क्या था, कानून प्रशासन सबने साहिब के आगे घुटने टेक दिए। साल 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से शहाबुद्दीन को जरदोई सीट के लिए टिकट दिलवा दिया। शहाबुद्दीन एक बार फिर से विधायक बना। शहाबुद्दीन की ताकत और रुतबे के साथ अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से शहाबुद्दीन को 1996 में लोकसभा का टिकट दिलवा दिया। शहाबुद्दीन ने एक बार फिर से जीत हासिल करी और लोकसभा तक पहुंच गए। इस जीत के पीछे भी अपनी एक अलग ही कहानी है। इस चुनाव में खूब बूथ लूटे गए, कई बोगस वोटिंग भी कराई गई, लेकिन इसके बावजूद भी शहाबुद्दीन को तब गुस्सा आ गया जब उसे पता चला कि बहुतों ने उसके खिलाफ वोट दिया है। बताया जाता है कि शहाबुद्दीन अपने हथियारबंद आदमियों के साथ विरोधी पार्टी को वोट देने वाले वोटरों को सजा देने के लिए निकल गया। यह बात उस समय के एसपी एस.के. सिंघल को पता चली। किसी बवाल के होने का अंदेशा लगाकर वो एक पुलिस दल के साथ शहाबुद्दीन को रोकने के लिए चला गया। एक जगह शहाबुद्दीन और एस.के. सिंघल की भिड़ंत हो गई। शहाबुद्दीन के हथियारबंद आदमियों ने एसपी के पुलिस दल को मारने के लिए दौड़ा दिया। वो AK-47 से एसपी सिंघल की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। किसी तरह एसपी सिंघल वहां से अपनी जान बचाकर निकल पाए। शहाबुद्दीन की ताकत तब और बढ़ गई जब लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर साल 1997 में आरजेडी पार्टी बना ली और बिहार की सत्ता पर काबिज हो गए। अब शहाबुद्दीन लालू यादव के बेहद करीबी बन गया था। वो 1996 से 2009 तक लगातार 4 बार सीवान के सांसद रहे। इस बीच सीवान जिले में शहाबुद्दीन बेलगाम अपनी तानाशाही सरकार चलाने लगे। सीवान जिले में शहाबुद्दीन को जो पार्टी कड़ी टक्कर देती थी वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले। शहाबुद्दीन और माले सपोर्टर्स के बीच की रंजिश की कहानी बहुत पुरानी थी। बताते हैं साल 1993 से साल 2001 के बीच माले के 18 समर्थकों को इस रंजिश में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। साल 1996 में बकरीद के समय माले के नेता गुलाम हैदर के घर कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उनके बुजुर्ग पिता, एक रिश्तेदार और गुलाम हैदर की 3 साल की बेटी को बेरहमी से मार दिया। इन हत्याओं का आरोप शहाबुद्दीन पर लगा। माले नेताओं की हुई हत्या की सूचियों में एक और चर्चित नाम था JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदू का। शहाबुद्दीन के हिसाब से चंद्रशेखर उनके भाई जैसे थे, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। साल 1997 में चंद्रशेखर ने बिहार की राजनीति में उतरने का मन बना लिया, जो शहाबुद्दीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शहाबुद्दीन ने चंद्रशेखर से कहा कि तुम सीवान आए हो घर घूमने के लिए, परिवार से मिलने के लिए, ना कि यहाँ राजनीति करने के लिए। लेकिन चंद्रशेखर नहीं माने। वो सीवान गए और निडर होकर नुक्कड़ सभाएं करने लगे। इसका अंजाम यह हुआ कि 31 मार्च 1997 को आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन के आदमियों ने चंद्रशेखर प्रसाद और उसके साथी श्याम नारायण सिंह को जेपी रोड पर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते समय दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। चंद्रशेखर की विधवा मां कौशल्या देवी अब तो नहीं रही, पर जब तक रही अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए निडर होकर शहाबुद्दीन से लड़ती रही। शहाबुद्दीन ने आगे चलकर 1999 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के एक कार्यकर्ता छोटेलाल गुप्ता का अपहरण करवा लिया। वो फिर कभी नहीं दिखा। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन ने उसकी हत्या करवा दी थी। छोटेलाल का शव कभी बरामद नहीं किया जा सका, पर आगे चलकर छोटेलाल अपहरण और हत्याकांड मामला शहाबुद्दीन के गले की हड्डी बन गई। कहते हैं कि शहाबुद्दीन एक ऐसा व्यक्ति था जो लालू प्रसाद यादव के साथ बैठते समय भी अपनी पिस्तौल अपनी कमर में बांधे रखता था। ऐसी हिम्मत शहाबुद्दीन के अलावा किसी और के पास नहीं थी। शहाबुद्दीन की ताकत दिन पर दिन बेलगाम होती गई और लालू प्रसाद यादव अपने सांसद के करतूतों पर चुप्पी साधे रहे। साल 2001 का मार्च का महीना था। उस समय मैट्रिक की परीक्षाएं चल रही थी। साहब उस समय स्कूलों का दौरा कर रहे थे। इस दौरे का उद्देश्य था नकल को रोकना। अब दुर्भाग्य देखिए, सीवान का भविष्य सांसद साहब के साथ चल रहे उनके गुंडे संवारने निकले थे।
उस समय का वांटेड अपराधी मनोज कुमार पप्पू भी सांसद के साथ स्कूल निरीक्षण के लिए निकला था। उस समय के सिवान के डीएसपी संजीव कुमार को शहाबुद्दीन और वांटेड मनोज कुमार पप्पू के स्कूल के निरीक्षण की खबर लगी। वो तुरंत उस स्कूल में पहुंचे जहां सांसद मौजूद थे। उन्होंने शहाबुद्दीन के इस कदम का विरोध किया और वांटेड अपराधी मनोज कुमार को गिरफ्तार करने लगे। इसके बाद शहाबुद्दीन और संजीव कुमार में नोकझोंक शुरू हो गई। इसके बाद शहाबुद्दीन ने सबके सामने डीएसपी संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया। संजीव कुमार उस समय खून का घूंट पीकर रह गया, पर इस थप्पड़ ने सिवान की पुलिस को लाचारी और बेबसी की कैद से आजाद कर दिया। हर पुलिस वाला इस थप्पड़ का बदला लेना चाहता था। यह खबर किसी भी अखबार या न्यूज की हेडलाइन नहीं बन पाई। वजह थी साहब का डर। सिवान के तत्कालीन एसपी बच्चू सिंह मीणा ने शहाबुद्दीन को सबक सिखाने की ठान ली। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से भी पुलिस बल बुलाया गया। इसके बाद बिना किसी को खबर किए पुलिस टीम पहुंच गई सांसद शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में। जैसे ही शहाबुद्दीन को यह बात पता चली, शहाबुद्दीन और उसके आदमियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ पुलिस भी फायरिंग करने में लगी हुई थी। कई घंटों तक ये मुठभेड़ चलती रही। कोई कहता है कि दोनों तरफ से 1000 राउंड फायरिंग हुई, तो कोई कहता है कि 2000 राउंड फायरिंग हुई, और कोई तो 4000 की भी बात करता है। शहाबुद्दीन और उसके लोगों की AK-47 बंदूक के सामने पुलिस की बंदूकें उतनी असरदार साबित नहीं हो रही थी। फिर भी पुलिस ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं शहाबुद्दीन के 8 लोग मारे गए। इस मुठभेड़ के बाद शहाबुद्दीन गायब हो गया और उसने एसपी बच्चू सिंह मीणा को जान से मार डालने की कसम खाई। घटनास्थल से पुलिस ने AK-47 राइफल, दूसरे कई हथियार भी बरामद किए। इस मुठभेड़ के बाद राज्य सरकार को शहाबुद्दीन के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए थे। इसके उल्टे बिहार सरकार ने एसपी बच्चू सिंह मीणा सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसके बाद शहाबुद्दीन का वर्चस्व सिवान में लगातार कायम रहा, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर साहब का जोर नहीं चल पाया, जैसे ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव वह आदमी था जिसने जिला परिषद के चुनाव में शहाबुद्दीन के प्रत्याशी के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी, और ओम प्रकाश वह चुनाव जीत भी गया। थोड़ी हिम्मत आई तो वह चेयरमैन के चुनाव में भी शहाबुद्दीन के प्रत्याशी के सामने खड़ा हुआ, पर वो चुनाव जीत नहीं पाए। शहाबुद्दीन की नजर पहले से ही ओम प्रकाश यादव पर थी। शहाबुद्दीन के अंदर गुस्सा भरा हुआ था कि कोई उसे चुनौती कैसे दे सकता है। कहते हैं इस चुनाव के बाद शहाबुद्दीन ओम प्रकाश यादव को बहुत मारा। अपनी पिटाई के बाद ओम प्रकाश यादव ने अपनी पत्नी को कसम दिलाई कि तुम तब तक मंगलसूत्र नहीं पहनोगी, अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाओगी, जब तक मैं शहाबुद्दीन का साम्राज्य खत्म नहीं कर दूंगा। साल 2003 में डीपी ओझा डीजीपी बने। हालांकि वह लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, फिर भी उन्होंने शहाबुद्दीन के ऊपर लगाम लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने शहाबुद्दीन के कई पुराने मामले फिर से खोल दिए, जिनमें उनकी इस 100 पन्नों की एक रिपोर्ट भी थी जो यह बता रही थी कि शहाबुद्दीन की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। वहीं 2003 में डीजीपी ओझा ने शहाबुद्दीन को 1999 में CPI माले कार्यकर्ता के अपहरण और हत्या मामले में हिरासत में ले लिया। शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद ही डीजीपी ओझा के ट्रांसफर के आदेश आ गए, पर उन्होंने तबादला न लेकर समय से पहले ही अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले ली। लालू प्रसाद यादव ने भी इस मामले में टिप्पणी की और कहा कि डीपी ओझा आचार संहिता की सीमा लांघ गए थे। उनको डीजीपी बनाकर हमने बहुत बड़ी भूल की थी। वो ऐसे आदमी हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। खैर, साल 2004 आया। जैसे ही चुनाव नजदीक आया, शहाबुद्दीन मेडिकल के आधार पर जेल से अस्पताल में शिफ्ट हो गया। अस्पताल को चुनाव का मैदान बना दिया गया। वहीं से जीत की रणनीतियां तैयार की जाने लगी। वहीं साहब का जनता दरबार भी लगने लगा। शहाबुद्दीन के लोग बंदूकों के साथ अस्पताल में शहाबुद्दीन की निगरानी करते थे। ये सब बातें पटना हाईकोर्ट तक पहुंची। तब हाईकोर्ट ने चुनाव से कुछ दिन पहले सरकार को सख्त आदेश दिया कि शहाबुद्दीन को जेल भेजा जाए। उधर ओम प्रकाश यादव की हिम्मत देखकर जदयू ने उन्हें 2004 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन के खिलाफ अपने प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर दिया। चुनाव हुए और उस चुनाव में करीब 500 से ज्यादा बूथ लूटे गए और आरोप शहाबुद्दीन पर लगे। इसके बाद
दोबारा चुनाव कराए गए, पर इससे परिणाम नहीं बदले। शहाबुद्दीन एक बार फिर से सीवान के सांसद चुने गए। ओम प्रकाश यादव और जदयू के कई कार्यकर्ता इस चुनाव की बलि चढ़ गए। अब इसके बाद सीवान का तेजाब कांड आता है, जो साहब के जीवन की एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। सीवान जिले में चंदा बाबू अपनी पत्नी, 2 बेटियां और 4 बेटों के साथ रहा करते थे। उनका एक बेटा विकलांग था। चंदा बाबू पेशे से व्यवसायी थे। एक इंटरव्यू के अनुसार सीवान के व्यापारी चंदा बाबू सीवान में अपना मकान बनवा रहे थे। उसी में वो अपनी एक नई दुकान भी खोल रहे थे। दुकान के उद्घाटन के लिए उन्होंने शहाबुद्दीन को बुलाया। चंदा बाबू का मकान सीवान में काफी अच्छी लोकेशन पर था। अब चंदा बाबू के अनुसार साहब को उनका मकान और जमीन पसंद आ गई। कुछ दिनों बाद साहब ने चंदा बाबू के लड़के के पास फोन करके 2 लाख रुपए की मांग की। शहाबुद्दीन ने कहा कि उनका घर तभी बन पाएगा जब वो 2 लाख रुपए देंगे। 16 अगस्त 2004 को चंदा बाबू की दुकान पर शहाबुद्दीन के आदमी 2 लाख रुपए लेने पहुंच गए। उसी दिन चंदा बाबू पटना गए हुए थे। चंदा बाबू के लड़कों ने कहा कि पापा पटना में हैं, जब आएंगे तब पैसे दे देंगे। इस बात पर साहब के आदमियों ने चंदा बाबू के लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। और तो और उन लोगों ने दुकान में रखे 2.5 लाख रुपए भी निकाल लिए। पैसे मिलने के बाद भी वो लोग चंदा बाबू के लड़के को मारते पीटते रहे। अब भाई को पिटते देख चंदा बाबू के एक लड़के सतीश ने घर से वॉशरूम साफ करने वाला तेजाब लाकर उन बदमाशों के ऊपर फेंक दिया। उस समय तो बदमाश वहां से भाग गए, पर बाद में उसी दिन उन्होंने चंदा बाबू के 3 लड़कों सतीश, गिरीश और राजीव को पकड़कर शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर लेकर चले गए। वहां सतीश और गिरीश को पहले रस्सियों से बांधा गया, फिर उनके बड़े भाई राजीव रोशन के सामने दोनों भाइयों को तेजाब से नहलाकर मार दिया गया। फिर दोनों भाइयों की लाश को कई टुकड़े करके ठिकाने लगा दिया गया। साहब के आदमियों ने राजीव को बचा के रखा था ताकि चंदा बाबू से और भी पैसे वसूले जा सके, उनका मकान हड़पा जा सके। किसी तरह राजीव गन्ने से लदे एक ट्रक में छुपकर उन लोगों के चंगुल से भाग गया। घर वाले भी शहाबुद्दीन के डर से सीवान छोड़कर भाग गए। इधर चंदा बाबू भी इधर उधर मारे मारे फिरते रहे, सीवान नहीं आए। मदद के लिए कई नेताओं से मिले, पर कोई शहाबुद्दीन के डर से मदद को आगे नहीं आया। खैर, तमाम धमकियों के बावजूद चंदा बाबू और उनके बेटे राजीव अपने भाइयों के लिए अदालत में इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहे। साल 2005 आया। उस समय बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तब सीवान के डीएम सी.के. अनिल और एसपी रतन संजय थे। 24 अप्रैल 2005 को रतन संजय, सी.के. अनिल ने सुबह के 4 बजे शहाबुद्दीन के घर पर छापा मार दिया। आसपास के घरों की तलाशी ली गई। यह छापामारी सुबह से रात तक चली। छापेमारी में पुलिस को शहाबुद्दीन के घर से हथगोले, नाइट विजन डिवाइस, कई पिस्तौल और पाकिस्तान में बने कई हथियार भी मिले। इतना ही नहीं, उनके घर से हिरण और शेर की खालें भी मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में फरवरी साल 2006 में पब्लिश हुई एक न्यूज के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहाबुद्दीन का हिजबुल मुजाहिदीन से एक आतंकी से संबंध होने की बात कही। पुलिस के मुताबिक शहाबुद्दीन को साल 2000 की शुरुआत में कुपवाड़ा से हथियारों की 2 खेप मिली थी, जिसमें AK-47 राइफल भी शामिल थी। पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार किया था, जिसने खुलासा किया कि शहाबुद्दीन ने 3 बार कुपवाड़ा शहर का दौरा किया था, जिस दौरान उनसे हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति के लिए एक सौदा तय किया गया था। नवंबर 2005 में बिहार पुलिस की एक विशेष टीम ने दिल्ली से शहाबुद्दीन को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। उस समय वो संसद सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली गए थे। इसके बाद शहाबुद्दीन को जेल भेज दिया गया। साल 2007 में अदालत ने शहाबुद्दीन को कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में तोड़फोड़ करने के आरोप में 2 साल की सजा सुना दी। वहीं 2007 में ही 1999 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के कार्यकर्ता छोटेलाल गुप्ता के अपहरण और हत्या मामले में भी अदालत ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुना दी। साल 2009 का लोकसभा चुनाव आया, पर शहाबुद्दीन इस चुनाव में खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि अदालत ने उनके चुनाव लड़ने पे रोक लगा दी थी। इसके लिए शहाबुद्दीन ने उस लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी हिना साहब को चुनाव में खड़ा कर दिया। हिना साहब चुनाव हार गईं। ओम प्रकाश यादव सांसद बन गए। ये वही ओम प्रकाश यादव थे जिन्हें शहाबुद्दीन ने कभी चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा था और जिन्होंने
अपनी पत्नी को मांग में सिंदूर ना लगाने और मंगलसूत्र ना पहनने की कसम दी थी। इसके बाद फिर से जेल में रहते हुए ही 2014 में शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हिना शाह को लोकसभा चुनाव में उतारा, पर हिना शाह दोबारा चुनाव हार गईं। ये चुनाव परिणाम बता रहे थे कि सीवान के सुल्तान का सूरज ढलने लगा था, पर इन सब के बावजूद भी सीवान के लोगों में सुल्तान का खौफ कम नहीं हुआ था। 2014 के साल ने लोगों के जहन में एक बार फिर से सीवान के तेजाब कांड को जिंदा कर दिया। चंदा बाबू के बेटे राजीव अपने भाइयों की मौत के इकलौते चश्मदीद गवाह थे और वो शहाबुद्दीन के लिए खतरा बन गए थे। 19 जून 2014 को राजीव की गवाही होने वाली थी। इससे पहले कि राजीव अपनी गवाही दे पाता, 16 जून 2014 को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। चंदा बाबू ने अपने तीनों बच्चों को खो दिया। मामला कोर्ट में चलता रहा। आखिरकार 9 दिसंबर 2015 को सीवान के कोर्ट ने शहाबुद्दीन को सतीश और गिरीश की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी। चंदा बाबू को लगा कि उनके बेटों को न्याय मिल गया, पर बिहार में जैसे ही नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन की सरकार बनी तो साल 2016 में शहाबुद्दीन जमानत पर जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर निकलने के बाद शहाबुद्दीन 150 से ज्यादा कारों के काफिले के साथ सीवान पहुंचा। टोल गेट से गुजरने पर किसी कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि शहाबुद्दीन के साथ चल रही किसी भी गाड़ी से टोल की फीस ले सके। जेल से बाहर निकलते ही शहाबुद्दीन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए कहा कि वह परिस्थितियों के सीएम है। शहाबुद्दीन के इस बयान के बाद ही 15 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी। उसे दोबारा तिहाड़ जेल भेज दिया गया। शहाबुद्दीन को बड़ा झटका तब लगा जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी तेजाब कांड मामले में निचली अदालत के उम्र कैद वाले फैसले को बरकरार रखा। साल 2016 में एक पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या भी कर दी गई थी। उसमें भी शहाबुद्दीन का नाम आया था। राजदेव रंजन की मौत के बाद शहाबुद्दीन को सीवान जेल से भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 1 मई 2021 को तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की कोरोना से दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब ने अपने पिता का शव सीवान ले जाना चाहा, लेकिन प्रोटोकॉल की वजह से यह सुविधा उन्हें नहीं मिल सकी। जो शहाबुद्दीन कभी सीवान का साहब कहा जाता था, सुल्तान कहा जाता था, अंत में उसे सीवान की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। तो दोस्तों, यही आज की कहानी थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।